नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैंने कई सारे आपसे वादे किए हुए थे कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे जो है वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन समय की कमी के चलते कह लीजिए या फिर मेरे आलस के चलते वो वीडियो तो बनकर नहीं आ पाई। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समय समय पर कुछ अंतराल पर जो है वीडियो जो है लेकर आऊँ। जो पहले की अपलोडेड वीडियो है उस पे आप लोगों के जो कमेंट हैं, जो आदेशात्मक कमेंट्स हैं, उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। आपके द्वारा जो मोटिवेशन दिया जाता है वो काफ़ी जो है मुझे प्रसन्न करता है। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में जो है हम पॉलिटिकल साइंस ही नहीं बल्कि एक डिस्कोर्स को जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या टॉपिक है? टॉपिक है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी जो है किस तरह से प्रकाश में आती है, और एक शब्द है एनलाइटनमेंट। तो मॉडर्निटी और एनलाइटनमेंट, इन दो को हम डिस्कस करेंगे। जो आप देखेंगे कि बेसिकली हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो सेमेस्टर 6 है उसमें ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। शायद सेमेस्टर 6 या सेमेस्टर 5 में जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाला जो टॉपिक पेपर है उसमें आपको जो है ये टॉपिक है एनलाइटनमेंट एंड मॉडर्निटी। तो हालांकि ये पूरा उसको कवर करने की कोशिश करेगी ये वीडियो, लेकिन वैसे भी अगर आप देखें तो ऐतिहासिक तौर पे या समाजशास्त्रीय तौर पे अगर हम मॉडर्निटी को समझेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आधुनिकता जो है आती है किसी भी क्षेत्र में, अगर हम देखें यहाँ पर हम लोग खास करके पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आधुनिकता का आना और आधुनिकता के एवज में जो बदलाव आए उसने लगभग सभी क्षेत्रों को जो है बदल कर रख दिया। चाहे वो मेडिकल साइंसेस का हो, चाहे वो फिज़िक्स की दुनिया हो, चाहे वो बायोलॉजी की दुनिया हो, चाहे वो अन्य विज्ञान का क्षेत्र हो, किसी भी ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र हो। तो मॉडर्निटी क्या है इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्निटी का जो है एनलाइटनमेंट पे क्या असर पड़ा और एनलाइटनमेंट का मॉडर्निटी पे क्या असर पड़ा, और क्या इसके फीचर हो सकते हैं, क्या इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं मॉडर्निटी के, आधुनिकता के। एक एक करके इन पर हम देखने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अगर हम यहाँ देखें तो मॉडर्निटी शब्द कहाँ से आया, तो मॉडर्निटी शब्द दरअसल लैटिन भाषा का एक शब्द है मॉडर्नर्स, उससे निकल कर आया है। मॉडर्नर्स जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, उसी से मॉडर्न बनता है, उसी से मॉडर्निटी बनता है। आधुनिकता, हिंदी में मॉडर्निटी को हम आधुनिकता के से जो है मापेंगे। आधुनिकता का अर्थ क्या है? आधुनिकता का अर्थ है आज का समय। यानी कि जब हम कहते हैं कि ये मॉडर्न वर्ल्ड है, जब हम कहते हैं कि ये मॉडर्न ट्रेडिशन है, जब हम कहते हैं कि ये मॉडर्न टेक्निक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये आज के समय की वस्तु है, ये आज के समय का कोई जो है विचार है, या आज के समय का कोई जो है संदर्भ दिया जा रहा है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, यानी कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। आज का मतलब होता है जिस काल में जो सबसे नया दौर है उसको हम मॉडर्न कहेंगे। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न होने का, यहाँ पे मॉडर्न कहने का, या मॉडर्न जिस समय को हम मॉडर्निटी से खींच कर ला रहे हैं वो समय पूरा एक ब्रैकेट के अंदर हम उसे बंद करेंगे। वो आज का समय जो है उससे अलग माना जाएगा, बल्कि वो एक पूरा समय, एक दौर है जिसे हम मॉडर्निटी के अंदर रखते हैं। तो आधुनिकता का अर्थ क्या है? दरअसल आधुनिकता का अर्थ है आज का समय या अभी अभी बीता हुआ समय, जो समुचित भूतकाल से अलग है और नया है। जो बीता हुआ अतीत है उससे जो अलग है, जो उससे नया है, वो आधुनिकता है। इसमें ना सिर्फ नए तौर तरीकों को अपनाया जाता है, बल्कि आधुनिकता अपने को अतीत से अलग करते हुए पुरानी परंपरा और संस्था का विरोध भी करती है। मॉडर्न होने का मतलब, मॉडर्निटी का मतलब यही होता है कि पुराने तौर तरीके से जब हम अपने आप को बदलाव के दौर में लेके जाते हैं, पुराने परंपराओं से हम अपने आप को अलग करते हैं, पुरानी संस्थाओं के मापदंडों को हम अलग करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो मॉडर्निटी की तरफ जो है रास्ता लेकर जाता है, वो मॉडर्न है। जो लोग दकियानूसी बातें करते हैं हम उसे मॉडर्न नहीं कहते, जो खुले विचारों से आगे बढ़ते हैं हम उसे मॉडर्न कहते हैं। तो पुराने ख्यालात,
पुराने, अब ये भी बड़ा एक अलग किस्म का डिबेट है कि अगर हमारे कोई पुराने ख्यालात बहुत अच्छे हैं या सम्मानजनक हैं या जिनके बिना हमें अपना जीवन नहीं जीना चाहिए, जो पुराने पूर्वजों के की बातें हैं, अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो क्या हम मॉडर्न नहीं हो सकते? हम तब भी मॉडर्न हो सकते हैं, लेकिन जब हम लेकिन अगर हम पुराने अंधविश्वास को ही अपनाते चले जाएं, अगर हम पुराने जो अलग अलग माइथोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ही हम अपनाते चले जाएं, तब हम मॉडर्न नहीं हैं। मॉडर्न होने का मतलब होता है साइंस पर आधारित चेतना को जगाना, अंधविश्वास को दूर करना और किसी भी चीज़ को तर्क और साइंस के आधार पर तौलना। किसी बात को केवल इसलिए नहीं मान लेना कि वो पुराने समय से चली आ रही है, बल्कि इसलिए मानना क्योंकि साइंस के तर्कों पर, साइंस के लॉजिक्स पर वो खड़ा उतरता है। तो वो मॉडर्निटी है, वो मॉडर्न है। अगर आप देखें कि पुराने, सबसे पहले जो है 16वीं शताब्दी में जो है मॉडर्निटी का जो इस्तेमाल हुआ, 16वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो दरअसल उस समय ये एक नकारात्मक अवधारणा हुआ करती थी। जो लोग अपने ट्रेडिशन को, जो लोग अपने कल्चर को, जो लोग अपने विश्वासों को, उस समय की बात कर रहा हूँ, नहीं मानते थे, जो उसको कंडेम करते थे, जो उसके नेगेटिव खड़े होते थे, उन्हें मॉडर्न कहा जाता था। और उस ज़माने में जो है ये एक नेगेटिव बात हुआ करती थी, मॉडर्न होना एक नेगेटिव बात हुआ करती थी उस समय। हालांकि धीरे धीरे जो है बाकी आगे की सदियों में, आगे के समय में फिर ये एक पॉजिटिव अवधारणा के रूप में, मॉडर्न होना एक पॉजिटिव रूप में उभर कर सामने आया। इसको एक एग्जांपल से आप समझिए कि जब आप गांव जाते हैं तो वहाँ तो ज़्यादातर लोग जो है पुराने ख्यालात के आप मिलेंगे। हालांकि मैं जब गांव बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे हर तरह के गाँवों की बात कर रहा हूँ। मैं गांव का मतलब उस वैचारिकी से बात कर रहा हूँ जो अभी भी पारंपरिक या ट्रेडिशनली जो है थोड़ी सी पीछे की सोचती है, रूढ़िवादी तरीके से सोचती है। तो उनके सामने जब आप जाएंगे और मॉडर्न तौर तरीकों को जो है उनके सामने प्रैक्टिस करेंगे या जो है नए तौर तरीकों में बात करेंगे, या आपका लहजा उनके जैसा नहीं होगा, अलग होगा, शहर के लोगों के जैसा होगा, तो वो लोग आपको अलग नज़र से देखते हैं या वो लोग आपको एक नेगेटिव तौर पे जो है जज करने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट उस समय रहा होगा 16वीं शताब्दी में, जब मॉडर्निटी को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में या नेगेटिव अवधारणा के रूप में तौला जा रहा होगा। तो मॉडर्निटी का मेन जो उसकी जो आत्मा रही होगी वो क्या है? मॉडर्निटी की जो आत्मा है वो ये है कि ब्रेकिंग फ्रॉम पास्ट, यानी कि अतीत से अलग होना, अतीत से अपने आप को अलग करना, पुरानी परंपराओं से अपने आप को अलग करना, पुरानी संस्थाओं का विरोध करना, यानी कि अप टू डेट रहना, अप टू डेट रहना और अप टू डेट होना और अपोजिट ऑफ ट्रेडिशनल, पुरानी वैचार की, पुरानी परंपराओं, पुरानी अवधारणाओं के विरोध में हो जाना, उसका खंडन करना। कैसे? साइंस और तर्क, लॉजिक्स पे जो है उसको आधार बनाकर। तो ये कुछ मॉडर्निटी का जो मैं आपसे कह रहा था कि इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये एक मोटा मोटा जो है संदर्भ निकल कर आता है मॉडर्निटी का, उस समय जो पूरा एक कॉन्सेप्ट चला पूरे वेस्ट में। अब देखिए आगे क्या है, टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी। आप इसे एक और तरीके से पढ़ सकते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्योंकि मैं मॉडर्निटी को और मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की दोनों को एक कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं हम लोग, तो ये वो भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाई मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के फीचर्स क्या हैं, तो भी वही यही आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्निटी के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, तो भी आप इसी को जो है नोट वहाँ पे कर सकते हैं। तो टॉपिक क्या रहेगा हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, आधुनिक राजनीतिक दर्शन की विशेषता या आधुनिकता की विशेषता क्या है। एक एक करके देखते हैं, बहुत शॉर्ट में हम समझेंगे। अब देखिए कि मॉडर्निटी, क्योंकि हम मॉडर्निटी को हम जो है, अब देखिए मॉडर्निटी का किस दौर की हम बात कर रहे हैं भाई? हम बात कर रहे हैं जब पूरे यूरोप में आधुनिकता आती है,
वहाँ एनलाइटनमेंट होता है, वहाँ जागरण होता है, वहाँ साइंस की नई नई खोज होती है, वहाँ जो है औद्योगिक क्रांति होती है। वो पूरा दौर मॉडर्निटी के रूप में जो है एक बड़ा दौर जो है मॉडर्निटी के रूप में देखा जाएगा। उस दौर में या उससे थोड़ा सा पहले भी अगर हम बात करें, जब मॉडर्निटी वहाँ आई, जब वहाँ की फ़िलॉसफ़ी में, वहाँ के थॉट्स में जब मॉडर्निटी आई, वहाँ की वैचारिकी में जब मॉडर्निटी और आधुनिकता ने प्रवेश किया, उससे पहले क्या था? मिडिवल एरा था, उसे अंधकार काल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अंधकार काल या मिडिवल एरा में जो ऋणात्मक, जो नकारात्मक चीज़ें होंगी, उनको छोड़कर उस ओर जाना जो सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में जो बातचीत वहाँ जो समय जो है वहाँ पे आएगा। जैसे कि एक बात समझिए, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ। अब जानते हैं कि मेडिवल एरा में पॉलिटिक्स में, यूरोप की पॉलिटिक्स में धर्म का जो दबदबा था या धर्म का जो प्रभुत्व था, बंधन था, वो बहुत मजबूत था। और जब मैं वहाँ के धर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ के चर्च, जो वहाँ एक इंस्टीट्यूशन के रूप में ही काम करेगा, उसका दबदबा वहाँ की पॉलिटिक्स में, वहाँ की राज्य व्यवस्था में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। चर्च का, क्रिश्चियनिटी का, राजा का धर्म, चर्च का धर्म, और चर्च का धर्म, राजा का धर्म, ये मतलब ये पूरा वहाँ पे जो है चलेगा। ये मॉडर्निटी से पहले की बात कर रहा हूँ। यानी कि स्टेट का रिलीजन होगा, रूलर का रिलीजन होगा, और रूलर अपने उस रिलीजन के तहत जो है रूल करेगा। अब जब मॉडर्निटी आएगी, अब जब मॉडर्न एरा आएगा, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप चर्च के खिलाफ बोलते हैं तो आप स्टेट के खिलाफ हैं, आप स्टेट के खिलाफ हैं तो आप चर्च के खिलाफ हैं। उस पूरे वैचारिकी से, उस पूरे थॉट प्रोसेस से निकलकर एक नया थॉट जो डेवलप होगा इस दौर में, मॉडर्निटी के दौर में, क्योंकि मिडिवल एरा में अंधकार काल उसे कह रहे हैं, और वहाँ जो चर्च का प्रभुत्व है वो स्टेट के लिए, स्टेट के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उसके लिए भी एक तरह से आप देखिए कि बंधन के रूप में है चर्च। आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, आप स्टेट के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकलेगा, वो होगा सेकुलरिज्म। कैसे? क्योंकि सेकुलरिज्म जो मॉडर्न थॉट है वो ये कहेगा कि भाई स्टेट को किसी भी एक रिलीजन का पक्षधर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने, या यूं कहें कि सभी धर्मों से अपनी बराबर दूरी बनाएगा। ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हुआ। तो जो प्री मॉडर्न एरा है उससे अलग, जो उस समय की नकारात्मक चीजें थी उसको छोड़कर उसके सकारात्मक बिंदु की तरफ जाना, ये जो है मॉडर्निटी का फीचर होगा, ये मॉडर्निटी का जो है कैरेक्टरिस्टिक भी होगा। खैर, हम लोग पहले से बात करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। इंडिविजुअलिज्म, इसे आप व्यक्तिवाद कह सकते हैं। जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में या मॉडर्निटी में एक खासियत देखने के लिए मिलती है, एक फीचर देखने के लिए मिलता है, वह है इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद। मेरा पेन शायद ये काम नहीं कर रहा। व्यक्तिवाद, अब व्यक्तिवाद जो है मॉडर्निटी का एक फीचर है, या मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का एक फीचर है। अब देखिए, मॉडर्न पॉलिटिक्स, जितने मॉडर्न फिलोसोफर हुए, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिज्म की तरफ उनका जो है झुकाव था। आप लॉक की बात करिए, लॉक को हम एक मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर मानते हैं, थिंकर मानते हैं, तो वो इंडिविजुअलिज्म के सपोर्टर हैं। लिबरलिज्म की शुरुआत उनसे होती है, वो उसके प्रोपोनेंट हैं। तो इंडिविजुअलिज्म की बात जो है मॉडर्निटी करता है। अब इंडिविजुअलिज्म के अंदर आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि ये व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का समर्थन करते हैं, ये स्वायत्त व्यक्ति की बात करता है, ये व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण की बात। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है? कि व्यक्ति की एक स्वतंत्र इच्छा होगी, व्यक्ति अपने अनुसार काम करेगा, व्यक्ति स्वायत्त होगा, व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा, व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण होगा, व्यक्ति के ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं होगा। व्यक्ति का जो शरीर है उसका मालिक वो खुद है, कोई और जो है उसको ओन नहीं कर सकता, उसका मालिक कोई और नहीं है। ये इंडिविजुअलिज्म है। और इसमें क्या आता है? समाज जो है व्यक्ति से मिलकर बना है। जो एक समाज होता है, अलग अलग व्यक्ति मिलते हैं तब जाके जो है एक समाज
बनता है। मैं फोकस कर देता हूँ एक बार, रुकिए। अलग अलग व्यक्ति बनते हैं तब जाके एक समाज बनता है, जो व्यक्तिगत अधिकार, हित और प्राथमिकता को आगे बढ़ाने का काम करती है। यानी समाज का काम क्या है? समाज का काम है व्यक्ति के अधिकार को बढ़ाना, व्यक्ति के हित को बढ़ाना, व्यक्ति की प्राथमिकताओं का ध्यान रखना, उसको आगे बढ़ाना। यानी समाज जो है वो व्यक्ति के लिए बना है। समाज जो है वो व्यक्ति की इच्छा का समग्र रूप है। समाज जो होता है, हम समाज को व्यक्ति से ऊपर नहीं रख सकते, व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एक इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, क्योंकि समाज बना ही व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति से मिलकर ही बना है। तो हमें व्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ना कि समाज को। समाज का काम क्या है? समाज का काम है उसकी इच्छा को, उसके अधिकार को आगे बढ़ाना, उसकी हित को आगे बढ़ाना, क्योंकि समाज जो है वो व्यक्ति की ही इच्छा का समग्र रूप है। भाई सारे व्यक्ति की इच्छा को हम जोड़ते तभी तो हम कहते हैं कि समाज ये चाहता है। तो जो समाज चाहता है तो वो समाज कौन है? वो समाज वो एक व्यक्ति ही तो है, अलग अलग व्यक्ति मिलकर ही समाज बनाते हैं। सार्वभौमिकतावाद। संसार में सभी व्यक्ति का मूल्य बराबर है और मानव प्रकृति भी सार्वभौमिक है। ये इंडिविजुअलिज्म का मतलब इसमें ये निकल कर आता है कि भाई दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अफ्रीका के हो, चाहे वो यूरोप के हो, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो काले हों, चाहे उनकी हाइट कम हो, चाहे उनकी हाइट ज़्यादा हो, उनका मूल्य जो है वो बराबर है। ये इंडिविजुअलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, ये उसकी एक दलील है। तो यानी कि व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट देना, ये इंडिविजुअलिज्म आता है। और ये कौन लेकर आता है? इंडिविजुअलिज्म कौन लेकर आया है? मॉडर्निटी लेकर आई है। ये इसका पहला जो है फीचर आप देखेंगे। दूसरा हो सकता है ह्यूमनिज्म, मानववाद। ह्यूमन को ज़्यादा तवज्जो देना, मानव की सत्ता, जो ह्यूमन एक्टर है, जब मानव की सत्ता है, जो ह्यूमन, एक मिनट, थोड़ा गला जो है वो अचानक फंस गया है, ठीक है। जो मानव सत्ता है, जो ह्यूमन एक्टर है, वो ज़्यादा बलशाली है। आदमी जो है उसका मूल्य ज़्यादा होगा, उसका जो ज्ञान है वो जो है ऊपर होता है, उसको हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। आप देखिए, मानव की सत्ता जो प्रबुद्ध आत्मा ज्ञान द्वारा समुचित है, वह मानव, प्रकृति और समाज दोनों का ही प्रभु है। देखिए क्या लिखा है। ह्यूमनिज्म क्या कहता है कि जो ह्यूमन है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके पास पावर है, उसके पास जो है सारा जो है अधिकार होता है, उसके पास वो जो है वो प्रभु के रूप में है, वो जो है पावर में है। और मानव का जो है प्रकृति के ऊपर, आप समझिए, प्रकृति मतलब पूरा जो नेचर है उसके ऊपर, और समाज दोनों के ऊपर ही किसका अधिकार होना चाहिए? मानव का होना चाहिए। वो दोनों का ही क्या है? प्रभु है, मालिक है। यानी मानव अपने बल का मतलब यहाँ पे है बुद्धि, शक्ति, और अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है वो इनके ऊपर जीत प्राप्त कर सकता है। ये ह्यूमनिज्म। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रकृति जो है वो ज़्यादा हावी होती थी। उस समय जो है वो मानव को प्रकृति के अनुरूप ढलने की बात होती थी, लेकिन यहाँ मानव जो है अपने अनुरूप प्रकृति को ढालेगा। तो मानव का प्रकृतिकरण से निकलकर प्रकृति के मानवीकरण की ओर जो है ये विचार जाता है। ये दूसरा है। मॉडर्निटी क्या लेकर आई है? ह्यूमनिज्म लेकर आई है। मानव सत्ता की बात करती है, मानव को प्रभु बनाने की बात करती है। किसका? प्रकृति का और समाज दोनों का ही प्रभु कौन है? मानव है। जो ज्ञान, आत्मज्ञान द्वारा जो प्राप्त होता है मानव को सत्ता। तीसरी चीज अगर आप देखें मॉडर्निटी को और क्या फीचर हो सकती है, तो मॉडर्निटी का तीसरा फीचर ये हो सकता है कि ये विज्ञान पे जोर देता है, ये तर्कसंगत है यानी कि लॉजिकल है, विवेकशील है यानी कि इसमें रीजनेबिलिटी है, आलोचनात्मक यानी कि इसको हम जो है ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन की सोच पर जोर देता है, एक क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको जोर देता है। कौन? मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी किस किस पे ध्यान देती है, जोर देती है? विज्ञान पे, तर्कशीलता पे, तर्कसंगतता पे, विवेकशीलता पे और आलोचनात्मक सोच पर की प्रधानता, ना कि धार्मिक रूढ़िवाद, अंधविश्वास, कर्मकांडवाद और नियतिवाद का ढोना। इसका मतलब क्या है? मॉडर्निटी जो है
वो धार्मिक रूढ़िवाद में विश्वास नहीं करती। धार्मिक रूढ़िवाद, अंधविश्वास, कर्मकांडवाद और नियतिवाद को ढूंढ, यानी कि जो मॉडर्निटी है वो रूढ़िवाद में विश्वास नहीं करेगी, अंधविश्वास में तो विश्वास करती नहीं बल्कि उसका विरोध करती है। कर्मकांडवाद जो होता है, हम मतलब कि हम ज़्यादा धार्मिक उन सारी चीज़ों को मानना जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनकी वजह से जो है कुछ नहीं होता, लेकिन हम जो है उसको अंधे होकर फॉलो कर रहे हैं। और नियतिवाद, नियतिवाद का मतलब क्या होता है? नीतिवाद का मतलब होता है वही जो मैंने आपको बोला। नीतिवाद का मतलब यह है कि मानव का प्रकृतिकरण, उसे आप नीतिवाद में ले आएंगे। भाग्य के भरोसे बैठे रहना जिसे हम कहते हैं, यानी कि बारिश हो रही है तो वो मतलब वो भी भगवान की वजह से हो रही है, सूखा पड़ रहा है तो वो भी भगवान की वजह से हो रही है, हम बीमार हैं तो भगवान की वजह से ठीक हो जाएंगे, तो भगवान की वजह से, ईश्वर की वजह से। ये भाग्य के भरोसे, या भाग्य में जो लिखा है वो होगा। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर बदलाव नहीं आ सकता। हम अपने ज्ञान, हमारे पास जो भी ज्ञान है वो भगवान का देन है, भगवान ही हमको चलाता है। ये सब नियतिवाद है। तो मॉडर्निटी इन सबको खारिज करता है। मॉडर्निटी कहता है कि सब कुछ विज्ञान पर आधारित होगा, तर्कशील होगा, विवेकशीलता के ऊपर आधारित और आलोचनात्मक सोच से जो है ये सब चलेगा, ना कि धार्मिक रूढ़िवाद, अंधविश्वास और कर्मकांडवाद और नियतिवाद से। तो ये तीसरा हो गया। चौथा हम लेकर आते हैं देखिए हम लेकर आते हैं जो इसकी फीचर हो सकते हैं वो है सेकुलरिज्म। मॉडर्निटी का एक बहुत बड़ा जो खासियत है वो ये है कि ये सेकुलरिज्म की बात करता है, या मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में जो एक खासियत हमें नज़र आती है वो है क्या है? वो सेकुलरिज्म की भावना है। सेकुलरिज्म जो शब्द है या इसकी जो भावना है वो जाहिर तौर पे वेस्ट से ही निकल कर आती है। देखिए, सेकुलरिज्म के अंदर जो बिंदु आपको ध्यान रखने हैं इसके क्या है? किसी प्राकृतिक एवं सामाजिक घटना कृत्य को समझने के लिए तर्क का सहारा लिया जाएगा, ना कि धर्म का। कोई भी घटना होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो सामाजिक हो, उसको अगर हमें समझना है तो उसको आप तर्क के आधार पर समझिए, ना कि धर्म के आधार पर। भाई, किसी को सजा देनी है तो उसके लिए कानून होना चाहिए, उसमें धर्म का क्या काम है? चर्च क्यों देगा किसी को सजा? अगर बारिश हो रही है तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, कोई गॉड तो नहीं है। ये भी सेकुलरिज्म का पार्ट है। तो प्राकृतिक घटनाएं और सामाजिक घटनाएं जो भी हो रही हैं उसको समझने के लिए, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए तर्क का सहारा लिया जाना चाहिए, ना कि धर्म का। वो सेकुलरिज्म के अंदर आता है। प्रकृति एक मशीन है, सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि हम सेकुलरिज्म को केवल यहाँ तक समेट देते हैं कि स्टेट और धर्म अलग अलग है, लेकिन ये भी सेकुलरिज्म जब हम ये कहते हैं कि प्रकृति एक मशीन है जिस पर विज्ञान के द्वारा, तर्क के द्वारा महारत हासिल की जा सकती है। जाहिर सी बात है, आज आप देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, साइंस का इस्तेमाल करके हम प्रकृति को, नेचर को अपने अनुसार ढाल रहे हैं। आज आप जो अटलांटिक जो ग्लेशियर है, जो अटलांटिक है, वहाँ पे आप जो है फल उगा सकते हैं, वहाँ आप सब्जियाँ उगा सकते हैं, जबकि वहाँ बर्फ़ जमी हुई है इतनी ज़्यादा, जहाँ जीवन मुश्किल है। वहाँ हम एक ग्लास का हाउस बना के जो है वहाँ फल उगाए जा रहे हैं, सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति के ऊपर जीत ही तो हासिल हमने की है। तो जब प्रकृति, क्योंकि प्रकृति एक मशीन है, सेकुलरिज्म का ये मानना है कि प्रकृति, ये ऐसा नहीं है कि भगवान का स्वरूप है, नहीं। प्रकृति एक मशीन है, इसमें हम विज्ञान का इस्तेमाल करके, तर्क का इस्तेमाल करके, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके हम इस पर महारत हासिल कर सकते हैं। हम इसका अपने अनुसार इसे ढाल सकते हैं। इसलिए किसी दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपसे कहा कि बारिश हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भगवान करा रहे हैं। आज तो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जब आप जो है आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। आप ज़रा सर्च करिए इस बारे में, आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है। जब भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है तो एक चीज़ बहुत निकल कर आती है कि आर्टिफिशियल रेन के द्वारा जो है सारा जो फॉग है उसे नीचे कर देना चाहिए, उससे क्या होता है, बैठ जाएगा वो फॉग। खैर, समाज मानव द्वारा निर्मित है, ना कि दैवीय शक्ति द्वारा। मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो थियरी निकल कर आती है स्टेट की,
देखिए स्टेट होने के दो थियरी है मुख्य रूप से चलती। एक तो डिवाइन थियरी है कि स्टेट कैसे बना, राजा जो है बड़े और भगवान जो है उनको बड़ा दया आ रहा था लोगों के ऊपर, यहाँ पृथ्वी पे लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो भगवान को बड़ी दया आ गई, तो भगवान ने जो है अपना एक स्वरूप जो है नीचे भेज दिया राजा के रूप में, और वो राजपाट चलाएगा, राज्य की स्थापना हुई। ये दैवीय सिद्धांत है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल सिद्धांत है, जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहती है, संविदा राज का सिद्धांत है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि भैया लोग परेशान, तो लोगों को लगा कि भाई ऐसे तो हम आपस में लड़ते झगड़ते मर जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति को राजा बना देना चाहिए। राजा जो है हमारी रक्षा करेगा और हम बदले में उसको टैक्स देंगे, सेना के रूप में उसके साथ काम करेंगे, तो राजा हमें सुरक्षा देगा, हम बदले में उस जो है उसको संसाधन प्रोवाइड कराएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच, स्टेट और समाज के बीच में। ये दो थियरी चलती है। सेकुलरिज्म का मानना क्या है कि भाई राज्य जो है, समाज जो है, वो मानव के द्वारा बनाया गया, ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है, इसलिए किसी भी दैवीय सिद्धांत के आधार पर किसी को भी शासन करने का अधिकार नहीं है। चर्च जो है शासन करेगा या किसी धर्म जो है वो धर्म की किताब के को आधार बनाकर जो है शासन किया जाएगा, इसे सेकुलरिज्म क्या करता है, कंडेम करता है, इसे इसका विरोध करता है। ये सेकुलरिज्म है। सार्वभौमिक नैतिक मूल्य को धर्म से अलग समझना और उसे लागू किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक धर्म में अलग मानी जाती है, दूसरे धर्म में अलग मानी जाती है। इससे हटकर बहुत कुछ ऐसा है जो धर्म से बिल्कुल अलग होगा और जिसे पूरी दुनिया पे सार्वभौमिक रूप से उसको नैतिक मूल्य माना जाना चाहिए या नैतिक कानून माना जाना चाहिए, और वो कहीं भी लागू किया जा सकता है, वो धर्म से अलग है। ये सेकुलरिज्म है। तो सेकुलरिज्म मोटा मोटा क्या कहता है, सेकुलरिज्म कह रहा है कि भाई स्टेट और रिलीजन अलग, ह्यूमन होने का मतलब है कि वो प्रकृति के ऊपर राज कर सकता है। राज कर सकता है का मतलब उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कोई भी दैवीय हस्तक्षेप प्रकृति में नहीं होता है, और क्योंकि प्रकृति के ऊपर मानव जीत हासिल कर सकता है, इसलिए वो प्रकृति का मालिक के रूप में है। उसे बारिश कराने के लिए कोई यज्ञ या पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। ये मॉडर्निटी का विचार है। तीसरा आप देखिए, पांचवा आप देखिए, मॉडर्निटी क्या लेकर आती है। आधुनिकता का समय जो है वो औद्योगिकरण का है और शहरीकरण का है। बिल्कुल सही बात है। मॉडर्निटी का एक फीचर ये भी है कि मॉडर्निटी की वजह से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी दुनिया में बढ़ा, पहले यूरोप में और उसके बाद पूरी दुनिया में। और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, क्योंकि जैसे ही औद्योगिकरण बढ़ता है तो औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जो है अलग अलग तरह की आबादी रहने लग जाती है। एक तो मजदूर आएगी, जब मजदूर आएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ अलग अलग सर्विस भी आएंगी, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ टीचर्स भी आएंगे, वहाँ अलग अलग हॉस्पिटल भी खुलेंगे तो डॉक्टर्स भी आएंगे, तो और इनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल्स भी बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा एक शहर निर्मित होगा जो मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग की तरफ लेकर जाएगा। तो आधुनिकता ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से शहरीकरण को भी बढ़ावा मिला। ये मॉडर्निटी का फीचर है। छठा देखिए, अगर आप छठा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा मॉडर्निटी का, मॉडर्निटी क्या लेकर आई है या मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का एक फीचर ये भी है कि ये यूनिवर्सल नॉर्मेटिव वैल्यूज़ के ऊपर बात करता है। कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, जिनका किसी धर्म, किसी राष्ट्र राज्य, किसी एक वर्ग से लेना देना, बल्कि वो पूरी दुनिया में जो है यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, जो सबके लिए है, सारे लोगों के लिए, सारी मानव जाति के लिए है। तो आधुनिक समय पे ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो सबके लिए मानी जाती हैं, जिस पे पूरी दुनिया काम करती है, जिस पे पूरी दुनिया की अलग अलग सरकारें काम करती हैं? वो है समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय। ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो आधुनिक समय में उभर कर सामने आए हैं और आज के मानव समाज की, आज के लोगों की ये सबसे बेसिक अधिकार के रूप में, सबसे बेसिक फंडामेंटल राइट के रूप में मौजूद है। कुछ मिले या ना मिले, ये ज़रूरी है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और न्याय जैसी जो मूल्य
मूल्य हैं वो उसकी रिस्पेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो मॉडर्निटी अपने साथ लेकर आई वो है मेटेरियलिज्म। आइडियलिज्म से निकलकर मेटेरियलिज्म की तरफ जो है मॉडर्न आप देखिए, मॉडर्न एरा में जो चाहे वो हेगल हो या हेगल का मेटेरियलिज्म हो, जो हेगल का कॉन्सेप्ट है उसको अपनाकर जो मार्क्स ने अपनी थियरी दी वो मेटेरियलिज्म की है। हेगल एक आइडियलिस्ट थिंकर माने जाते हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो एक मेटेरियलिस्ट थिंकर है। मेटेरियलिज्म के जो उनकी पूरी एक थियरी है वो मॉडर्न एरा में या मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में वो बहुत बड़ा उसका योगदान है और बहुत बड़ी उसकी जो है एक जगह है। मैं मार्क्स के मेटेरियलिज्म की बात कर रहा हूँ। तो मॉडर्न एरा में या मॉडर्निटी का एक जो फीचर हो सकता है वो मेटेरियलिज्म भी हो सकता है, क्योंकि उस पूरे दौर में मेटेरियलिज्म एक प्रभावी विचारधारा के रूप में स्टेब्लिश हुई। तो मेटेरियलिज्म दरअसल है क्या? मेटेरियलिज्म ये कहता है कि भाई अनुभव पर जोर दो। यानी मेटेरियलिज्म, मैं आपको छोटी सी बात आपको बताता हूँ। देखिए, मेटेरियलिज्म का क्या मानना? मेटेरियलिज्म का मानना यह है कि इस दुनिया में जो चीज़ आप अपने हाथ से छूकर देख सकते हैं, जो चीज़ आप आंखों से देख सकते हैं, वही सत्य है, वही जो है वही इस दुनिया के होने का औचित्य है। ये मेटेरियलिज्म है। वो कहते हैं कि विचार से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ होती है, और वो क्या है? वो है व्यक्ति। व्यक्ति जो है वो पहले है, विचार बाद में है। यानी कि विचार से जो है भौतिक चीज़ें नहीं बनती, बल्कि भौतिक चीज़ों से विचार बनता है। ये मेटेरियलिज्म का जो है उसकी जो है मेन कोर थिंकिंग है। अनुभववाद पर जोर देती है कि मतलब कि एम्पिरिसिज्म मतलब अनुभव करके, अपने सेंस ऑर्गन से पता लगा के, अपने भौतिक चीज़ों का ज्ञान पाकर जो है अपनी इंद्रियों से जो है उसका ऑब्जर्वेशन से जो है हम ज्ञान जो है प्राप्त करते हैं। ये मेटेरियलिज्म है। सभी चीज़ों को जो है पदार्थ के रूप में देखा जाता है। ये था है पदार्थ। सभी चीज़ों को पदार्थ के रूप में देखा जाता है। सारी चीज़ें एक क्या है? मैटर है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैटर से ना बनी हो। सारी चीज़ें मैटर से बनी हैं, और वही जो है सही सत्य है। इसके अलावा जैसे कि जो मेटलिस्टिक थिंकर हैं वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि स्वर्ग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग को आप देख नहीं सकते ना, स्वर्ग को आप महसूस नहीं कर सकते। तो इस दुनिया के अलावा कोई दुनिया है, ये भी मेटलिस्ट थिंकर नहीं मानते हैं। केवल अनुभव पर, केवल पदार्थ पर, केवल मैटर पर जो है इनका जोर रहता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, भौतिक संपदा से सुख प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें ये मेटलिस्ट थिंकर यही कहेंगे कि मेटलिस्ट होने का मतलब ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त आप कैसे कर सकते हैं? तो आप कंजम्पशन ज़्यादा करिए। जितने भी नई नई चीज़ें हैं, नए नए गैजेट्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करके, आप अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। आप अच्छे से अच्छे घर में रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। आप अच्छी चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे हैं तो आपका सुख ज़्यादा होगा। तो सुख जो है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भौतिक संपदा से, मेटेरियलिस्ट चीज़ों से। जो संपत्ति है, जो पैसा है, जो धन है, उससे आप जो है सुख प्राप्त कर सकते हैं। ये मेटेरियलिज्म है। हालांकि जो मार्क्स हैं उनके मेटेरियलिज्म में इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं है। हाँ, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ऐसे ही मेटेरियलिज्म जो अपने साथ लेकर आया वो क्या लेकर आया? पूंजीवाद को लेकर आया, बाजारवाद को लेकर आया और उपभोक्तावाद को लेकर आया। मार्क्स का जो मेटेरियलिज्म है वो क्या है? वो है डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग चीज़ है। उसके ऊपर हम कभी, अगर अगर मैंने कभी इस तरह से उसे पढ़ा कि मैं आपको बता पाऊँ तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो मेटेरियलिज्म इसका एक फीचर हो सकता है। एक आखिरी फीचर और जो मॉडर्निटी का है वो है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। मॉडर्निटी अपने साथ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को लेकर आई, विकास को लेकर आई। देखिए, मानव सत्ता जो ह्यूमन
जो ह्यूमन एक्टर है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस है, उसके द्वारा जो है प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया की स्थिति को लगातार सुधारा जा सकता है, ऐसा मानना है मॉडर्निटी का। ऐसा करने में हम विज्ञान का सहारा ले सकते हैं और मानव के जीवन को सुगम बना सकते हैं। अब देखिए कि मानव कठोर से कठोर प्रदेश में जाके आज रह सकता है। कठोर से कठोर प्रदेश मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा मान लीजिए गर्मी पड़ती है, वहाँ मानव आज रह सकता है। अगर हम एसी का इस्तेमाल करके वहाँ एक कमरे में एसी लगा लें तो हम वहाँ रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम विज्ञान का इस्तेमाल करके एसी नहीं बनाते तो क्या जीवन सुगम होता? नहीं होता, बहुत कठोर होता वहाँ रहना। तो मानव हस्तक्षेप के द्वारा जो है प्रकृति में और सामाजिक दुनिया की स्थिति में हमें क्या ला सकते हैं? सुधार ला सकते हैं। यही प्रोग्रेस है, यही डेवलपमेंट है। और उसका इस्तेमाल करके, विज्ञान का इस्तेमाल करके, लॉजिक का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? मानव के जीवन को सुगम बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, सुलभ बना सकते हैं। यही डेवलपमेंट है, यही प्रोग्रेस है और ये मॉडर्निटी का एक जो है पार्ट है। आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल लिबर्टी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी, न्याय यानी कि जस्टिस और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे जो हैं मानव के विकास के क्या हैं? एक सूचकांक हैं। यानी कि अगर आर्थिक समृद्धि होती है, पॉलिटिकल लिबर्टी बढ़ती है, लोगों की एक डिग्निटी में वृद्धि होती है, सोसाइटी के में इक्वालिटी बढ़ती है, कम्युनिटी में इक्वालिटी बढ़ती है, सोशल इक्वालिटी बढ़ती है, न्याय लोगों को मिलता है, तो ये क्या है? एक विकास का सूचक है। इसका मतलब है कि विकास हो रहा है। और ये होने का मतलब है कि मॉडर्निटी आ रही है। भाई लोगों को आर्थिक रूप से समृद्धि हो रही है, लोगों को स्वतंत्रता मिल रही है, इसका मतलब उस समाज में मॉडर्निटी आ रही है या मॉडर्निटी बढ़ रही है। ये भी डेवलपमेंट है। तो इस तरह के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को जो है मॉडर्निटी ने अपनाया है। ये मॉडर्निटी का एक पार्ट है और मॉडर्निटी जो है इसे अपने अंदर समाहित करती है। ये सारे चीज़ जो है मॉडर्निटी के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर हो सकते हैं। ये आप जो है इसको आप जो है अपने यहाँ नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई मॉडर्निटी जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे है। अब तो हम मॉडर्निटी की हमने बात कर ली, अब हम देखते हैं मॉडर्निटी इन पॉलिटिक्स या मॉडर्निटी इन मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, मॉडर्निटी इन पॉलिटिक्स एंड मॉडर्निटी इन मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पूरी राज्य व्यवस्था से, राज्य सत्ता से, स्टेट से, ये सब पॉलिटिक्स का पार्ट है। राजनीति का धर्म से अलग होना, आधुनिक राजनीतिक दर्शन ने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया है। देखिए भाई, आधुनिक राजनीतिक दर्शन ने क्या करा है? राजनीति को धर्म से अलग कर दिया है। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो क्या करती है? वो स्टेट को और रिलीजन को क्या करती है? अलग कर देती है। यही तो उसमें, क्योंकि वो किसके ऊपर जोर देती है? वो जोर देती है सेकुलरिज्म के ऊपर। सेकुलरिज्म मॉडर्निटी का एक पार्ट है। तो इसका पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा? पॉलिटिक्स पे ये असर पड़ेगा कि स्टेट को और रिलीजन को अलग किया जाएगा। राजनीति को का धर्म से अलग होना, ये मॉडर्निटी, पॉलिटिक्स के अंदर मॉडर्निटी का मतलब क्या है? राजनीति का धर्म से अलग होना। दूसरा क्या है? राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है। मैंने क्या बोला था? स्टेट होने के दो कारण गिनाए जा सकते हैं, दो थियरी चलती है। एक दैवीय सिद्धांत है जो ये कहता है कि स्टेट कैसे बना, राज्य कैसे बना? भगवान की वजह से, भगवान ने ये बनाया है। या राजा कौन है? राजा जो है भगवान का एक स्वरूप है। ये दैवीय सिद्धांत है। और एक चलती है कॉन्ट्रेक्चुअल थियरी, जिसे हम समझौते का सिद्धांत कहते हैं। समझौते का सिद्धांत यानी कि व्यक्ति ने, सोसाइटी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी वजह से राजा बना। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। ये दो थियरी चलती है और मॉडर्निटी किसको अपनाती है? समझौतावादी सिद्धांत को, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल थियरी को अपनाती है। तो राज्य किस चीज़ का परिणाम है? राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है, ना कि दैवीय सिद्धांत, दैवीय आधारित। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन ने माना है कि जो राज्य है वो क्या है? सामाजिक समझौते का परिणाम है। अब देखिए,
चाहे लॉक की बात करें, चाहे हॉब्स की बात करें, चाहे रूसो की बात करें, ये सब जो है समझौतावादी विचारक हैं। तीसरी बात क्या है मॉडर्निटी के पॉलिटिक्स के अंदर, कि वो संप्रभुता और सभी राष्ट्र राज्य का समान वो मानता है। उसका मानना है कि जितने भी राष्ट्र राज्य हैं, जितने भी नेशन स्टेट हैं, वो सब क्या हैं, एक समान हैं और संप्रभु हैं। यानी कि अपने बारे में फैसला करने का अधिकार हर एक देश को है, अपने बारे में नीति बनाने का अधिकार हर एक देश के बारे में है, और सारे जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, वो सब क्या हैं, एक बराबर हैं। ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद जो है नेशन स्टेट की स्थापना होती है, जहाँ सॉवरेनिटी की बात होती है, संप्रभुता की बात होती है, और इक्वलिटी अमॉन्ग नेशन स्टेट की बात होती है। ये सब किसका परिणाम है पॉलिटिक्स के अंदर? मॉडर्निटी का। तो मॉडर्निटी जब पॉलिटिक्स में आई तो उसने क्या किया, उसने सारे राष्ट्र राज्यों को समान करा और संप्रभु बताया। आधुनिक राजनीतिक दर्शन ने राष्ट्र राज्य को समान और संप्रभु बताया। मॉडर्निटी पॉलिटिक्स का एक और जो है वो क्या है, नागरिकता की अवधारणा। अब देखिए, इससे पहले नागरिक किसे माना जाता था? इससे पहले नागरिक माना जाता था एक उस व्यक्ति को, एरिस्टोटल के अगर आप नागरिकता की तरफ जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि उसके सिटी स्टेट में रहने वाले काफ़ी ऐसे लोग जो रह तो रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिक नहीं माना जाता था। जैसे कि बाहर से आए हुए जो ट्रेडर्स हैं, वो जो स्लेव हैं वहाँ के, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाती थी, नागरिक नहीं माना जाता था। केवल उन पुरुषों को जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं वो जो हैं सिटीजन हुआ करते थे उस ज़माने। लेकिन मॉडर्निटी जो पॉलिटिक्स में आती है उसका मानना ये है कि नागरिकता एक केवल स्थिति नहीं है बल्कि वो एक अधिकार के रूप में है। नागरिकता वो जरिया है जिसकी वजह से एक व्यक्ति और जो स्टेट है उसके बीच में एक जो है अधिकार और कर्तव्य का एक पैमाना तय होता है। कुछ राज्य के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं और कुछ व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्य होते हैं। ये नागरिकता की अवधारणा से डिसाइड होता है, और ये मॉडर्निटी जो है पॉलिटिक्स के अंदर, मॉडर्निटी जो है नागरिकता के कॉन्सेप्ट को लेकर आती है। उदारवादी लोकतंत्र, ये मॉडर्निटी है पॉलिटिक्स के अंदर। तो पॉलिटिक्स में उदारवादी लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्निटी का ही देन है। आधुनिक दर्शन में जो है लोकतंत्र को आवश्यक माना गया है। राजनीतिक अधिकार की बात होती है पॉलिटिक्स में, ये मॉडर्निटी की देन है। जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता या न्याय, अधिकार, ये सब आधुनिक जो दर्शन है, जो आधुनिक मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसी की देन है। इससे पहले आप देखिए कि इस बारे में ना के बराबर बात होती है, बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो निकल कर जो चीज़ें आती हैं वो मॉडर्निटी के पूरे परिप्रेक्ष्य में है। तो राजनीतिक अधिकार की बात पॉलिटिक्स में ये मॉडर्निटी की वजह से है। अगर आप कुछ आधुनिक राजनीतिक चिंतकों की अगर बात करें तो वो कौन है? आधुनिक राजनीतिक चिंतन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से मेरा मानना है कि हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्स, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, ये सब जो हैं आधुनिक राजनीतिक चिंतक हैं। इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल थिंकिंग को आप जब पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले वाले सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर में जो आप पढ़ के आए हैं, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो एरिस्टोटल हो, उनके विचार से इनके विचार बहुत ज़्यादा अलग हैं। और यही चीज़ उनको जो है क्या बनाती है, एक मॉडर्न पॉलिटिकल। क्योंकि हम क्यों इनको जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के रूप में पढ़ते हैं, और क्यों जो है प्लेटो और एरिस्टोटल को क्लासिकल थिंकर के रूप में पढ़ते हैं, कि इनके बीच में एक दीवार है या एक विभाजन है जो इनको मॉडर्न बना देती है, और वो है उस मॉडर्निटी का पूरा एक परिप्रेक्ष्य, पूरा एक संदर्भ। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हो गई है मेरे ख्याल से 40-45 मिनट की ये वीडियो बन जाएगी। इसके बाद हम एनलाइटनमेंट पे भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।